कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम ठीक है। तो अपन ने एक लाइव सीरीज वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी कैसे याद की जाए, और उसमें भी अपन ने स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। ठीक है, तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वो वीडियो सीरीज में जो हमने पहला चैप्टर डाला था 11th का लिविंग वर्ल्ड, तो मैंने भी नहीं सोचा था कि उसको आप सब लोगों को वो इतना पसंद आएगा कि मतलब एक मुझे एनर्जी मिलेगी उससे। मेरे पास कई मैसेज आए, कुछ फोन्स आए अलग अलग जगह से। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे से अभी नहीं पढ़ रहे थे, पहले पढ़े हुए हैं, या कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, या कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि सर ये सीरीज आप कंटिन्यू कीजिए। तो अब अपन ये कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में रोज सुबह 9:40 पर इस वीडियो सीरीज का हम लोग एक लेक्चर लेकर आए, और आप लोग इसको देखते रहिए, इसमें कुछ सजेशंस हैं वो देते रहिए। ठीक है, मान के चलिए नीट के लिए बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बात करते हैं, हमने बात कर ली थी चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, और इसके बाद हम लोग 11th की बात करते हैं, और उसमें हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनिज्म यानी जीवों को बांटने से रिलेटेड है। अपन पहले 10 से 15 मिनट इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे ओनली ऑन बेसिस ऑफ एनसीईआरटी, और फिर हम लोग एग्जाम्पलर की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप मुझे कहां पे देख रहे हैं? आप मुझे देख रहे हैं जो YouTube चैनल है संस्कार गुरु नारू। ठीक है, और इस चैनल पर आप लोग देखते रहिए, इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, डॉक्टर बनने के अपने सपने की तरफ आगे बढ़ते रहिए। ये चैप्टर बोलता है, थोड़ा सा रिवीजन कर लें, ये चैप्टर बोलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको सबसे पहले किसने बांटा? तो अरस्तु ने पहली बार ऑर्गेनिज्म को बांटने की बात की, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की बात की। टेक्सोनॉमी में हमने कहा था क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद में लेकिन पहली बार अरस्तु ने खाली मॉर्फोलॉजिकल आकारिकी लक्षणों के आधार पर जीवों को बांटा, लेकिन पहली बार दो जगत में, 2 किंगडम में हमने क्लासिफिकेशन में कहा था 7 कैटेगरी में बांटना चाहिए जीव को पढ़ते समय, और उसमें सबसे पहली कैटेगरी या संवर्ग जो था वो था किंगडम, जगत। तो पहली बार 2 जगत में जीवों को बांटा लीनियस ने। किसने बांटा? कैरलस लीनियस ने। नाम आपने लीनियस का सुना होगा, और लीनियस ने 2 जगत या 2 किंगडम की बात करी थी। पहला किंगडम था प्लांट और दूसरा किंगडम था एनिमल, और मेनली उसका बेस था सेल वॉल कि कोशिका भित्ति अगर किसी के पास है तो प्लांट है, नहीं तो एनिमल है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आई कि जो लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम भी दिया था, द्विनाम पद्धति भी। आप अपने पास पेन कॉपी रखें, एनसीईआरटी रखें, नोट्स बनाते रहें, सुनते रहें, बार बार इसको देखें। तो दिक्कत ये थी कि जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट है, नहीं है वो एनिमल है। तो बैक्टीरिया भी प्लांट्स के साथ रखना पड़ेगा अगर इसके हिसाब से बात करें, क्योंकि उसमें सेल वॉल है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव भी साथ में आ गए, खाना बनाने वाले और नहीं बनाने वाले यानी ऑटोट्रोफ हेटेरोट्रोफ भी साथ में आ गए। तो ठीक है, लेकिन पहला बार 2 किंगडम में किसने बांटा ऑर्गेनिज्म को? लीनियस ने। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आता है विटेकर। हम ब्रीफ में रिव्यू ले रहे हैं, और विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में क्लासिफाई कर दिया भाई? 5 में। 5 किंगडम सिस्टम। यहां से लगभग हर साल या हर दूसरे साल नीट का एक क्वेश्चन निकल के आता है। विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को बांटा, उसमें मेन बेसिस क्या क्या थे? तो पहला बेसिस था सेल का स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना कैसी है। दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो जीव हैं उनके शरीर का संगठन कैसा है। फिर था न्यूट्रिशन, पोषण कैसा है। फिर था रिप्रोडक्शन, जनन कैसा है। फिर था फाइलोजेनी यानी जाति वृत्तीयता। तो ये लगभग कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, कैरेक्टर्स थे। थैलस भी था, थैलस का संरचना भी था, उस आधार पर जीवों को बांटा गया 5 किंगडम में। और उसमें से ब्रीफ में बात करते हैं, जो पहला किंगडम था वो मोनेरा था। ठीक है,
मोनेरा की सबसे बड़ी विशेषता जो है, यहाँ पर हम लोग प्रोकैरियोट को रखते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोकैरियोट को रखते हैं और प्रोकैरियोट में मेनली बैक्टीरिया को रखते हैं। और बैक्टीरिया के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे, उपापचय के आधार पर बहुत विविधता पाई जाती है। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत है, विविधता बहुत है। और दूसरी बात, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन नहीं होता है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, लैंगिक पुनर्योजन होता है। बहुत मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। इसमें मेनली आपके सामने 4 समूह बना दिए गए हैं। सबसे पहला जो आता है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। कई रोग इनसे होते हैं, लेकिन कई इनसे फायदे भी हैं। बैक्टीरिया के कुछ फायदे 12th के अंदर हम लोग एक चैप्टर में देखते हैं। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया। फिर क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को बड़ा फेमस नाम क्या दिया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में बड़ा फेमस नाम है नोस्टोकेनाबिना। और ब्लू ग्रीन एल्गी में जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है वो ये आया हुआ है नीट के अंदर कि इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो उसकी सेल कौन सी है? तो उसको हम लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। वैसे ये विशेष तरह का यूबैक्टीरिया है, विशेष तरह का ग्राम नेगेटिव यूबैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल। फिर आता है पृथ्वी के सबसे पुराने बैक्टीरिया, पृथ्वी के सबसे पुराने बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया। ये अर्थ पर किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा, और इसको कहते हैं पृथ्वी का सबसे छोटा जीव, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ, माइकोप्लाज्मा। और इसमें यह भी कहा जाता है कि यह अर्थ पे कुछ लोग इसको पीपीएलओ भी कहते हैं माइकोप्लाज्मा को, और वॉललेस प्रोकैरियोट भी कहते हैं। इसमें भित्ति नहीं होती है। तो हम लोग मोनेरा की बात करते हैं, लैंगिक जनन नहीं होता है। फिर दूसरा किंगडम हमारे पास आता है प्रोटिस्टा। हम विटेकर के हिसाब से चल रहे हैं। प्रोटिस्टा में मेनली किसको रखा जाता है? तो यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट। सीधी सी बात है कि जितने भी एक कोशिकीय यूकेरियोट हैं वो सब कहां पे रखे जा रहे हैं? प्रोटिस्टा के अंदर रखे जा रहे हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकेरियोट में कुछ समूह हैं और उसमें पहला समूह आपको दे रखा है वो है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा की विशेषता है कि इसमें जो सेल वॉल है उसमें, इसमें 2 तरह के समूह डाइटम डेस्मिड है। इसमें जो सेल वॉल है उसके अंदर सेल्यूलोज के साथ साथ हम लोग सिलिका की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें डाइटम्स हैं, सिलिका की सेल वॉल के कारण अपघटन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। बड़ा फेमस इसमें दूसरा समूह है डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट नाम से पता चल रहा है 2 फ्लेजिला वाले जीव हैं, 2 फ्लेजिला वाले जीव हैं। इसमें जो बड़ा फेमस एग्जांपल आता है वो आता है जिम्नोडीनियम और ग्रेसिलेरिया, है ना। सॉरी, डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन बनाता है रेड टाइड का। लाल सागर है, रेड सी, उसके लिए हम लोग बात करते हैं अलग से। तो रेड टाइड का कारण क्या है, लाल ज्वार का कारण क्या है? तो उसमें जो आंसर निकल के आता है डाइनोफ्लेजिलेट्स का निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा समूह आता है यूग्लिना। तीसरा समूह आता है यूग्लिनोइड्स। और यूग्लिनोइड्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो ये भी फोटोसिंथेसिस करता है और इसको कहा जाता है प्लांट और एनिमल का लिंक है, पादप और जंतु की योजक कड़ी। इसमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स के जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के जैसे हैं। फिर उसके बाद आता है स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड, औपंक कवक इसको बोला जाता है। स्लाइम मतलब इसमें चिपचिपा परत है और इसको नाम दिया जाता है औपंक कवक, स्लाइम माउल्ड। और ये मृतपोषी प्रोटिस्टा है, सेप्रोफाइट प्रोटिस्टा है। मरे हुए चीजों पर, मरे हुए जो कंपाउंड्स है या मटेरियल है वहां से ये अपना फूड लेते हैं। तो स्लाइम माउल्ड की बात कर सकते हैं। और सबसे लास्ट प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ का बड़ा फेमस एग्जांपल है अमीबा, आपने सुना होगा। ठीक है, अमीबा है, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है वो आपने सुना होगा। तो एक चीज और है, प्रोटिस्टा की खासियत ये है, इसमें शुरू वाले जो 3 समूह हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं,
यानी प्लांट के जैसा बिहेव करते हैं। यूग्लिना प्लांट एनिमल दोनों के जैसा बात करेगा। प्रोटोजोआ एनिमल के जैसा है। स्लाइम और थोड़ा थोड़ा फंजाई के जैसा है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के जीव एक ही किंगडम में रखे गए, खाली किस आधार पर कि भाई यूनिसेल्युलर यूकेरियोट है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है, सीमाएं हैं, वो ढंग से निर्धारित नहीं है। उसके बाद में एक तीसरा समूह निकल के आता है फंजाई, कवक जगत। कवक जगत के बारे में आपने कहा होगा, जो फंगल बॉडी है, कवक का शरीर है, उसको माइसीलियम कहते हैं। और जो फंगल बॉडी है, माइसीलियम है, फंजाई आपको लगभग वैसे तो हर जगह पे मिल जाएगी। हम विटेकर की बात कर रहे हैं, विटेकर के किंगडम्स की बात कर रहे हैं, फंजाई आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन मेनली ये हॉट और ह्यूमिड एरिया में, गर्म और नम क्षेत्रों में ज्यादा होगी। अभी गर्मी का मौसम है, फंजाई आपको आसानी से मिल जाती है, चाहे वो सब्जी पे हो, चाहे वो रोटी पे हो, ठीक है। और सर्दियों में या फ्रीज के अंदर इनका डेवलपमेंट कम होता है। फंजाई में काइटिन का सेल वॉल होता है, आपने सुना होगा, एक कंपाउंड है काइटिन। तो काइटिन और उसके अलावा दूसरे कुछ पॉलीसेकेराइड होते हैं, उनका कोशिका भित्ति फंजाई में होता है। फंजाई की अगर मैं बात करता हूँ, तो 4 समूह वापस इसके अंदर बने हैं। और जो 4 समूह बने हैं उसमें सबसे पहला समूह यानी सबसे पुरानी फंजाई जो है वो फाइकोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज के बाद में एस्कोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज के बाद में बेसिडियोमाइसिटीज है। और बेसिडियोमाइसिटीज के बाद में ड्यूटेरोमाइसिटीज है। कौन सी है भाई? ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज का सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन कई बार बनता है कि इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, यानी ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो फंजाई रखी जाती है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है या डिस्कवर नहीं हुआ है। तो ये इम्परफेक्ट क्लास ऑफ फंजाई है। बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब इनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है और इनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था क्या चाहिए? 2 पेरेंट्स चाहिए। 2 पेरेंट्स से क्या चाहिए? गैमीट या जर्म सेल चाहिए, जननी कोशिकाएं, जिनको युग्मक भी कहते हैं, ठीक है। अब वो जो गैमीट है वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, और n से 2n जाइगोट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जब लैंगिक जन्म होता है तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक या मेल सेल और फीमेल सेल आपस में मिलती है तो आपको ये भी पता होगा कि वो एन अवस्था होती है, उसमें क्रोमोसोम का एक सेट होता है गैमेट्स के अंदर और जाइगोट में 2n होता है। तो जब मेल गैमेट n और फीमेल गैमेट n आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे इन दोनों कोशिकाओं से पहले आपको n+n अवस्था मिलती है, यानी कोशिकाओं का सिर्फ कोशिका द्रव्य मिलता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। और उसके बाद में क्या बनता है? कैरियोगेमी, ठीक है ना, और केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और 2n अवस्था बन जाती है, जिसको आप लोग सिनकैरियन भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि इनके शरीर में मियोसिस, मैंने आपको कहा था कि कोशिका विभाजन 2 तरह के होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो यहाँ से मियोसिस होता है और बीजाणु बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं और फिर वहां से नए शरीर का निर्माण हो जाता है। बोलो बात क्लियर है? नए शरीर का निर्माण हो जाता है। और शरीर को हमने क्या क्या कह दिया था? इनके माइसीलियम कह दिया था। तो ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की विशेषता है, कैरेक्टर है। बाकी सब जगह जब कोशिका द्रव्य मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, उसी समय केंद्रक भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले प्लाज्मोगेमी होगा और फिर कैरियोगेमी होगा, ठीक है। उसके बाद में चौथा जगत हमारे पास में जो है वो कौन सा है? विटेकर के हिसाब से प्लांटी। तो प्लांटी की खास बात क्या है, विशेषता क्या है? तो नो डाउट अच्छा, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकेरियोट है। अब बाकी जो 3 जगत बचे हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें मल्टी सेल्युलर यूकेरियोट है, ठीक है। तो प्लांटी जो है उसमें क्या होगा?
तो प्लांटी के अंदर फोटोसिंथेसिस करने का क्षमता होता है, प्रकाश संश्लेषण का क्षमता होता है। ठीक है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, परजीवी पादप हैं तो इसलिए उनमें क्लोरोफिल है, उनमें सेल वॉल होता है, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पादप जगत का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है पीडीए का अंतरण। ठीक है, और पादप जगत के 5 समूह माने जाते हैं, आपने सुना भी होगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सेवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म को सबसे विकसित पादप कहा जाता है, उसको आवृत बीजी कहा जाता है, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट कहा जाता है, पिछली क्लास में हमने बात की थी। और उसके बाद जो लास्ट किंगडम हमारे पास है वो कौन सा है? एनिमेलिया, यानी कि हमारे पास में किंगडम कौन सा है? जंतु जगत, यानी हमारा वाला जगत। कैसी विशेषता होगी? मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट होगा, लेकिन सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं होगी। और पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, यानी हम लोग कैसे होंगे? हेटेरोट्रोफ होंगे, विषमपोषी होंगे। और विषमपोषी में भी हम खाना किस तरीके से लेंगे? तो हम होलोजोइक प्रकार के होंगे, जंतु सम होंगे, मल्टी सेल्यूलर है, यूकेरियोट है, सेल वॉल नहीं है, और हम लोग विषमपोषी हेटेरोट्रोफिक के अंदर भी होलोजोइक प्रकार के हैं, यानी जंतु सम हैं। इस तरीके की हम ये सारी बात करते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे जीव यहाँ शामिल हो गए? तो लगभग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर लिया गया, किसमें? विटेकर की 5 किंगडम सिस्टम में। अच्छा, 3 किंगडम सिस्टम भी आया, 4 किंगडम भी आया, और आगे 6 किंगडम सिस्टम भी आया। ठीक है, उनके तरीके अलग हैं, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट था 2 किंगडम सिस्टम लिनियस का, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है 5 किंगडम सिस्टम विटेकर का। अरे बोलो, मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? मैं रिवीजन करा रहा हूँ चैप्टर का, फिर यहाँ से हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। एनसीईआरटी हमारे लिए सब कुछ है, और आप पढ़ रहे हो, सिंसियरली पढ़ रहे हो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अगली बात, क्या सारे जीव आ गए? तो वो तो आए ही नहीं, जिसके चक्कर में ऑनलाइन क्लास चल रही है। कौन? वायरस। तो वायरस को कहाँ रखेंगे? वायरस को किस किंगडम में रखा जाएगा, किस जगत में रखा जाएगा? तो विटेकर वायरस को कहीं पर भी नहीं रख पाया। किसकी बात कर रहा हूं? विटेकर वायरस को कहीं पर भी नहीं रख पाया। ठीक है, इसी तरीके से एक और नाम आता है विरोइड, उसको भी कहीं नहीं रख पाए। एक और नाम आता है प्रियोन, एक और नाम आता है लाइकेन, और एक और नाम आता है माइकोराइजा। ठीक है ना? तो वायरस, विरोइड, प्रियोन, लाइकेन और माइकोराइजा, ये विटेकर की 5 जगत प्रणाली के अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। इनको विटेकर किसी भी किंगडम में रख नहीं पाया। बोलो, मेरी अताई समझ में आ रही है क्या? क्लियर है सारा मामला? तो अब इनके बारे में थोड़ी बात, जगह तो बोर्ड में अपने पास कम है, लेकिन फिर भी करते हैं। वायरस की बात करें तो वायरस को कुछ लोग एकेरियोट बोल देते हैं कि भाई इसमें केंद्रक नहीं है। ठीक है, और वायरस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है विनोम, यानी कि जहर, है ना? कि ये जहर है, विनोम है, क्योंकि ये जीव जैसा तो कुछ है ही नहीं, है ना? कुछ लोग इसको निर्जीव मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं, कुछ लोग इसको सजीव लिविंग मानते हैं, कुछ लोग इसको लिंक, योजक कड़ी मानते हैं। ठीक है, तो वायरस की हम लोग बात करते हैं तो पास्चर ने इसकी बात करी थी पहले, फिर इवानोवस्की ने करी थी। ठीक है ना? तो स्टेनले ने इसके क्रिस्टलीकरण की बात करी। पहला खोजा गया वायरस, शायद आपने नाम सुना होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। एनसीईआरटी में 2 वायरस का फोटो दिया हुआ है। टोबैको मोज़ेक वायरस यानी तंबाकू को संक्रमित करने वाला, और दूसरा नाम दिया हुआ है बैक्टीरियोफेज का, जीवाणुभोजी वायरस का। ठीक है, वायरस की खास बात क्या है? तो वायरस की खास बात है, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वायरस की मैं बात अगर आपसे करूं तो वायरस में प्रोटीन का आवरण होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तो वायरस में वैसी कोई बात नहीं है। इसमें प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है, और इसमें संक्रामक भाग, इन्फेक्शियस पार्ट, जो संक्रमण कर सकता है, वो होता है न्यूक्लिक एसिड।
लेकिन सबसे खास बात, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है 2 तरह का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। लेकिन वायरस में दोनों में से केवल एक ही होगा, या तो डीएनए होगा और या फिर आरएनए होगा। हमारे अंदर दोनों प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, बाकी सभी जीवों में दोनों प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन वायरस में बाहर का आवरण क्या हो गया, प्रोटीन का बना है और अंदर न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग। अगर आपको याद हो एचआईवी वायरस, एड्स वाला वायरस, तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, डीएनए नहीं होता है वहां पे, ठीक है ना। तो ये वायरस हो गया। फिर दूसरा संक्रमण करने वाला एक और कारक है विरोइड। विरोइड में क्या होता है, तो उसमें ये प्रोटीन का आवरण नहीं होता और केवल आरएनए का बना कण होता है, हल्का आरएनए होता है, कम मॉलिक्यूलर वेट का। फिर प्रियोन है, तो प्रियोन में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, खाली क्या होता है, प्रोटीन होता है। और फिर एक नाम आपने सुना होगा, सिम्बायोसिस, सहजीवन। तो 2 सहजीवन संबंध यहाँ पर आपके सामने हैं। पहला सहजीवन संबंध आपने सुना होगा लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, तो जब सहजीवन क्या होता है कि जब 2 अलग अलग तरह के जीव, 2 अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, और उसमें भी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवन बोलते हैं। प्लस प्रकार का रिलेशन होता है कि 2 जीव या 2 तरह के जीव जो आपस में साथ में रहते हैं, कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर एंड बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। चाहे वो आपस में लड़ो, चाहे आपस में गाया गाड़ो, चाहे कैसे भी हो, साथ में रहेंगे और एक दूसरे को फायदा करेंगे, एक दूसरे के लिए एसेंशियल हैं, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। उसके 2 एग्जांपल हैं हमारे पास। जब एल्गी और फंजाई साथ में रहते हैं, कवक और शैवाल साथ में रहते हैं, तो उसका उदाहरण है लाइकेन। एल्गी खाना बना देगा, कुछ लोग एल्गी के साथ बीजी भी बोलते हैं, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके खाना बना देगा, फंजाई उसको रहने के लिए जगह दे देगा, वाटर मिनरल्स की सप्लाई करने में हेल्प कर देगा। इसी तरीके से एक संबंध है माइकोराइजा। इसमें भी क्या होता है, माइको का मतलब माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब फंजाई और राइजा का मतलब रूट्स। तो कवक और प्लांट की रूट्स का संबंध, जिसमें प्लांट की जड़ों के अंदर जाकर रह जाते हैं कौन, फंजाई रह जाते हैं। इस संबंध को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा चैप्टर अपने पास में हो गया। अब रिवीजन हो गया। अब इसके बाद हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। मैं प्योर एनसीईआरटी पे चल रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स मान लीजिए, और हो सकता है कुछ लेक्चर्स अभी मैं यहाँ पे दूं, और अगर इसमें प्रॉपर रेस्पॉन्स आता तो अपन इस सीरीज को 25 जुलाई तक चलाने का कोशिश करेंगे, ताकि एक बेस्ट बेनिफिट आपको मिले। बायोलॉजी कैसे पढ़ते हैं वो आपको पता चले। गारंटी लेता हूँ कि बायोलॉजी एनसीईआरटी इतने अच्छे से आपको समझ में आएगी, मजा आ जाएगा। चाहे आप पता नहीं किस इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता। क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन है कि ऑल यूनिसेल्युलर यूकेरियोट, सभी एक कोशिकीय जीव किस जगत से संबंधित है। सीधा सीधा क्लियर है, ये देख लो, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट किससे संबंधित है भाई। तो आपको आंसर मिल गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और बैक्टीरिया। बोलो भाई, तो आंसर क्या निकल गया है, प्रोटिस्टा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया। 5 किंगडम किसने दिया, ये रहा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है, नीट में एक बार पूछा हुआ है। बीसीए का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ा टफ नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ नीट टफ है ही नहीं भाई, फालतू माहौल बना रखा किसने, कोचिंग वालों ने, चाहे भले कोई हो उसमें शामिल। नीट टफ नहीं है, ये लिख लो भले, ठीक है ना। ढंग से पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, सही गाइडेंस में पढ़ो। अगली बात, किसने दिया, विटेकर ने। लिनियस ने तो कौन सा दिया था, 2 किंगडम सिस्टम। विर्शो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। अच्छा, ऐसे जीव जो सेलाइन एरिया में पाए जाते हैं, लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया के अंदर का क्वेश्चन है, जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, सेलाइन एरिया में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है मैथेनोजन, ऑप्शन 2 है लवण रागी हेलियोफाइट,
ऑप्शन 3 है, हिंदी में मेरे पास है आथपोदभिद, पता नहीं शायद टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, और चौथा है थर्मो एसिडोफिल। अच्छा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टैंडर्ड बुक आपको नेट पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथेनोजन है, हेलियोफाइट है, आथपोदभिद और थर्मो एसिडोफिल है। तो जो सॉल्ट एरिया में रह सकते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज लिया जाता है हेलियो, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, हेलियोफाइट। और ये जो नाम यहाँ दिए हुए सारे आर्ची बैक्टीरिया के हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, और क्वेश्चन 4 क्या बनता है समझना जरा, अनावृत यानी अनकवर्ड साइटोप्लाज्म। अनकवर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म। फिर इसने एक बात कही है सेप्रोफाइट, मृतोपजीवी, अनकवर्ड साइटोप्लाज्म है, सेप्रोफाइट है, और कई बार बहुकेंद्रकीय हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाते हैं। तो वो किसके लक्षण हैं, तो उसमें मोनेरा में हम लोग नहीं कहेंगे सेप्रोफाइट की बात, वो सेप्रोफाइट हो भी सकते हैं, और हमारी दूसरी बात भी फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, डीजी ने किया है। दूसरा प्रोटिस्टा में 3 मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये सेप्रोफाइट है ना, ये सेप्रोफाइट है, स्लाइम माउल्ट। और सेप्रोफाइट में ये नो डाउट इसमें खाली ये चिपचिपी परत है, यानी अनावृत भी है, और फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियों में ये मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकेंद्रकीय भी हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन दिया हुआ इसमें स्लाइम माउल्ट, तो आंसर स्लाइम माउल्ट जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, अनकवर्ड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएट और सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट तो फंजाई भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अनकवर्ड साइटोप्लाज्म वो जाकर बात स्लाइम माउल्ट को फेवर करती है, और फेवरेबल कंडीशन में ये मल्टी न्यूक्लिएट बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, हायर प्लांट्स और फंजाई की रूट्स का रिलेशन। मैंने आपको अभी बताया, हायर प्लांट्स यानी उच्च पादप, मेनली जिम्नोस्पर्म, ध्यान रखना, और उसमें फंजाई उसकी रूट्स में रहती है, उस संबंध को क्या कहते हैं, तो वैसे तो इसने नाम दिया लाइकेन, फर्न, माइकोराइजा और बीजीए। लाइकेन नहीं, मैंने कहा था एल्गी और फंजाई का रिलेशन है, फर्न नहीं, टेरिडोफाइटा में आएगा, माइकोराइजा तो ये रहा फंजाई, और ये प्लांट की रूट्स। बोलो क्लियर है, ठीक है। अगली बात, अगला इसने कहा कि केंद्रक, क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रक युग्म कब बनेगा, डाइकेरियोन का निर्माण कब होगा। केंद्रक युग्म का मतलब क्या हो गया, 2 केंद्रक वाला मामला, पेयर का मामला, डाइकेरियोन, 2 कैरियोन, 2 न्यूक्लियस कब मिलेंगे, तो जो न्यूक्लियस कब मिलेंगे अभी मैंने आपको कहा था कब मिलेंगे, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जब कैरियोगेमी नहीं होगी, प्लाज्मोगेमी होगी तब। ठीक है, तो इसने ऑप्शन क्या दिया, जब मियोसिस रुक जाता है, नहीं मियोसिस तो यहाँ बाद में जाकर हो रहा है, जब 2 एन सेल का तुरंत फ्यूजन नहीं होता है, जब 2 एन यानी हैप्लॉइड सेल का तुरंत फ्यूजन नहीं होता है। तो ये सही लग रहा है आंसर, क्योंकि 2 एन सेल हैं आपस में मिली, पहले खाली साइटोप्लाज्म मिला, फिर क्या मिलेंगे, न्यूक्लियस। तो आंसर ये चला गया, डाइकेरियोन कब बनता है, जब 2 एन सेल का तुरंत फ्यूजन नहीं होता है। और ये किसकी विशेषता है, फंजाई में भी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की। ठीक है, और ये ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, कोशिका द्रव्य का संलयन नहीं होता, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन तो होता है, तो ये गलत हो गया। फिर एक क्वेश्चन है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइड किसने कहा, तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइड इसका मतलब क्या है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइड का मतलब है संक्रामक जीवित तरल। क्या मतलब है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, संक्रमित करने वाला तरल जो जीवित है, जो लिविंग टाइप का है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो ये पहली बार बेंजेरिंक ने कहा था वायरस के लिए। इवानोवस्की ने तो टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करी थी, स्टेनले ने वायरस का क्रिस्टल बनाया था, रॉबर्ट हुक ने पहली बार नॉन लिविंग सेल को खोजा था। आप लिखते रहे मेरे साथ, हर चीज में अपने आप क्वेश्चन, रुक के वापस आए, आगे आए, इस वीडियो को देखते रहें, बहुत क्वेश्चन, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और फिर आता है बेंजेरिंक। तो बेंजेरिंक ने ये कहा था कि ये संक्रामक जीवित तरल है,
कि किसी प्लांट से फ्लूइड निकाल के दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्शन किया जा सकता है अगर कोई इन्फेक्शियस प्लांट से फ्लूइड ले ले। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कहा जाता है माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट कहाँ पाए जाते हैं। माइकोबायोन्ट मतलब कवक का अंश, फंजाई का फ्रैक्शन। फाइकोबायोन्ट यानी शैवाल का अंश यानी एल्गी का फ्रैक्शन। तो कवक और शैवाल का फ्रैक्शन कहाँ मिलेगा, ये रहा लाइकेन में। बात हुई थी भाई। अरे देखो रिवीजन के अंदर पहले चैप्टर के रिवीजन में काफी सारी बातें क्लियर है। थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे को क्लियर हो, जल्दी रिवीजन हो, वापस पढ़ने बैठ जाओ। इसके बाद आता है विषाणु और विरोइड में क्या अंतर है। वायरस और विरोइड में क्या अंतर है, क्या बताया था कि वायरस के अंदर प्रोटीन का कोट होता है और फिर न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए या आरएनए दोनों नहीं होता। और विरोइड में क्या होता है, प्रोटीन का कोट नहीं होता और खाली न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यही पूछा गया है कि विरोइड में प्रोटीन नहीं होता लेकिन वायरस में होता है। सही बात है। वायरस में कम मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए होता है लेकिन विरोइड में नहीं होता। गलत बात है, तो पहला हो गया अपने आप ही। ठीक है, उसके बाद में आता फंजाई का सेक्सुअल साइकिल को इवेंट में समझाइए। तो वो अपन पहले ही समझ लिए, ये फंजाई है और फंजाई का सेक्सुअल साइकिल में क्या हुआ, पहले दो जर्म सेल या मेल फीमेल की सेल्स आएगी, वो आपस में मिलेगी तो हाथों हाथ न्यूक्लियस आपस में नहीं मिलेंगे, यानी क्या बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। क्या बनेगा N+N यानी डाइकैरियोन। फिर क्या होगा कैरियोगेमी यानी केंद्रक मिलेंगे तो 2N क्या बना सिनकैरियोन। फिर क्या होगा मियोसिस और उससे क्या बनेगा स्पोर। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो पहले कोशिका द्रव्य मिलेगा साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस मिलेगा केंद्रक और फिर मियोसिस मिलेगा। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ वो सही रहेगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि वायरस जो है वो असेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अकोशिकीय जीव उनको बोला जा रहा है जो विटेकर के 5 शरीर के अपवाद हैं जिनको आप कहीं पे रख नहीं पा रहे हो। तो असेल्युलर है। आगे जाके प्रोटोजोआओं को भी बोला गया है, वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी कॉपी बना लेते हैं। तो ये असेल्युलर है, ये एक बार अंदर जाने के बाद अपनी कॉपी बना लेते हैं। तो इसको किस जगत में रखोगे, ठीक है ना। तो मैं तो सीधी बात कहता हूं, आपसे कितना ही पोटा के पूछ लो, कितना ही राजी करके पूछ लो, कितना ही गिल्ला बना के पूछ लो, जो आंसर है वो तो रहेगा। वायरस को किस जगत में रखना है, चाहे कैसे पूछ लो, किसी जगत में नहीं रखना, वो तो विटेकर के एक्सेप्शन है। तो आंसर क्या चला गया, नन। ठीक है, फिर 12वां क्वेश्चन है 5। अरे समझ रहे हो ना भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजी बड़ी इजी है, समझ के चलो तो रटोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइकोमाइसीटीज जो है वो क्या कर रहे हैं। तो फाइकोमाइसीटीज में एक बात ध्यान रखना मैंने आपको कहा है ये सबसे पुराने फंजाई हैं, सबसे पुराने कवक हैं और ये शायद ओनली फंजाई है मेरे हिसाब से जो थोड़े बहुत आपको एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिलेंगे, जलीय आवास में भी मिलेंगे। ठीक है, नो डाउट मरी हुई चीजों पर तो रहते ही हैं, लेकिन जलीय आवास में भी मिलेंगे। सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई, आदिम प्रकार के कवक। ऑप्शन क्या है, ठीक है, पहला जलीय आवास सही जाएगा भाई। लकड़ी पे, वुड पे, जो डिकेड वुड है, सड़ गई है उस पर, ये भी ठीक ही लग रहा है मेरे को। तो मॉइस्ट जगह पे तो फंजाई ने रहना ही है, मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन में। और ऑब्लिगेट पैरासाइट, पादपों पर अविकल्पी परजीवी, हाँ वो भी है। फाइकोमाइसीटीज में एक फंजाई है, नीट में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार, एल्बुगो कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडा। और ये सरसों में व्हाइट रस्ट डिजीज करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ठीक है ना, मस्टर्ड। और श्वेत किट रोग सरसों का करता है और ये उस पर ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी यानी उसी पर रहता है। तो ऑप्शन ऑल हो गया। ठीक है, पानी वाले में भी मिलेंगे कुछ, डिकेड वुड पे भी मिलेंगे, मॉइस्ट कंडीशन में भी और ऑब्लिगेट पैरासाइट पे भी। तो ये आपके सामने चैप्टर हो गया। सितालिनियस का 2 किंगडम, विटेकर का 5 किंगडम। मोनेरा में मेनली 4 तरह के जीव, यूबैक्टीरिया, बीजिया, आर्चीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीओ भी बोलते हैं, वायरलेस प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, रिकॉल कर ले भाई, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कुछ ही नहीं देखा, एक ही देखा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है।
3 फोटोसिंथेसिस वाले, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्स और प्रोटोजोआ। ये थोड़ा फंजाई जैसा, ये थोड़ा एनिमल जैसा, लेकिन सब कहाँ रख दिए? प्रोटिस्टा में। क्यों भाई? यूनिसेल्युलर यूकेरियोट। फिर कहाँ गए? फंजाई में। बॉडी क्या है? माइसीलियम। 4 समूह हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोबेसिडी और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये इम्परफेक्ट है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये सबसे पुराना है, मैंने अभी कहा था, ये थोड़ा बहुत पानी वानी में भी मिलेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट, एल्बुगो सरसों पे। एस्कोबेसिडियोमाइसिटीज की विशेषता क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस होता है। और प्लांटी वॉल होएगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पीडीए का अंतरण। एल्गी सबसे कम विकसित है और जो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा विकसित है। एनिमेलिया मल्टीसेल्युलर यूकेरियोट, सेल वॉल नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक और विषमकोशी में भी होलोजोइक जंतु संप्रकार का पोषण। फिर आता है एक्सेप्शन, अपवाद जिनको कहीं नजर नहीं रखा जा सकता। वायरस, पहला खोजा गया टीएमवी है, विरोइड, प्रियोन और सहजीवी समन, ग्लाइकेन और माइकोराइजा। बोलो, अरे बोलो ना, बातें समझ में आई क्या? पूरा देखना भाई, पूरा पढ़ना ताकि मजा आए, ठीक है? तो ये वीडियो भी आप खूब अच्छे से देखें, एग्जाम्पलर के साथ पढ़ें। 26 जुलाई तक लगे रहें, डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोके, ये आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।